जय गुरु जी। मैं डॉक्टर आनंद प्रदीक्षित आपके अपने ब्रेन ट्रेन प्रोग्राम फॉर यूपीएससी एंड पीसीएस से आपके समक्ष मुखातिब हूँ। एक महत्वपूर्ण प्रश्न का उत्तर देने जा रहा हूँ। प्रश्न मेरे एक ऐप स्टूडेंट ने पूछा है। कहा गया है कि राज्य कभी अधिकार नहीं देते, वे केवल उन्हें मान्यता देते हैं। सरकारें कभी अधिकार नहीं देती, उन्हें संरक्षण देती हैं। अधिकार सामाजिक होते हैं, अर्थात समाज की देन है। प्रश्न पूछा है बच्चे ने कि तो जो हमें मूल अधिकार संविधान ने दिए हैं, क्या ये राज्य की देन नहीं है? अस्पृश्यता समाज की देन है, इसका उन्मूलन राज्य ने किया है, तो हम कैसे कह सकते हैं कि समाज अधिकार देता है जबकि अस्पृश्यता बुराई है? इस प्रश्न का पहला पार्ट तो बिल्कुल सही है, लेकिन दूसरा पार्ट समझने में मेरे छात्र ने ठीक से नहीं समझा है। मैं समझा रहा हूँ, और ये वीडियो मैं सार्वजनिक रूप से फ्री वीडियोस के अंतर्गत ब्रेन ट्रेन प्रोग्राम पर डाल रहा हूँ कि थॉट विकसित करें। उसके पहले राज्य, सरकार, राजनीतिक दल आदि में अंतर समझ लें। राज्य एक हाइपोथेटिकल संस्था है, सरकार थोड़ी कम हाइपोथेटिकल संस्था है। सरकार सामान्यतः द एग्जीक्यूटिव है, लोक प्रशासन है, मंत्रिमंडल है, मंत्रिपरिषद है, राष्ट्रपति, राज्यपाल, उनके मंत्री, उनके विभाग, उनके सचिव, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री आदि सब मिला जुलाकर सरकार है। राज्य की डेफिनेशन आर्टिकल 12 में है, वो भी कमोबेश ऐसी है। उसके अंदर स्थानीय स्वशासन भी सम्मिलित है और अन्य प्राधिकारी भी सम्मिलित हैं, अदर अथॉरिटीज़। संविधान में, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 में जो राज्य डिफाइंड है वो कमोबेश सरकार जैसा ही है। राज्य अगर पढ़ना है तो पॉलिटिकल साइंस में पढ़ो। राजनीति विज्ञान में जब हम राज्य पढ़ते हैं, राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत आदि, ये राज्य सरकार से अलग है। राज्य का कार्यांग सरकार है। कन्फ्यूजन तुम्हें क्यों क्रिएट होता है? क्योंकि हम राज्य की परिभाषा अगर संविधान में पढ़ते हैं तो एक्चुअली वो सरकार जैसी डेफिनेशन है, राज्य जैसी नहीं है। ये अंतर पड़ जाता है। राज्य के 3 अंग हैं, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका। कार्यपालिका लोक प्रशासन है, कार्यपालिका ही सरकार है, लेकिन न्यायाधीश भी सरकारी अधिकारी होते हैं, तो सरकार के अंदर न्यायालय भी आ जाते हैं। और संसद में जो मंत्री हैं और जो सब हैं, ये भी सरकार का भाग हैं, तो विधायिका का एक पार्ट भी सरकार में आ जाता है। भ्रम यहाँ सब पैदा होता है। समस्या ये कि जब आदि संस्थाओं ने, जो आदि का मतलब मूल जो है, मूल संस्थाओं में जो भ्रम उत्पन्न हो जाता है बच्चों को, तैयारी करने वालों को, उसको कोई दूर ही नहीं करता है। अच्छा, दूर क्यों नहीं करता है? जिसने राजनीति विज्ञान पढ़ा है उसने लोक प्रशासन नहीं पढ़ा, जिसने लोक प्रशासन पढ़ा है उसने समाजशास्त्र नहीं पढ़ा, तो वो दूर करने की स्थिति में लोग नहीं होते, अपने अपने विषय के अनुसार दूर कर देते हैं। मैं बता रहा हूं क्योंकि मैंने ईश्वर कृपा से सारे विषय पढ़े हैं। सारे लोगों ने मिलकर, एक झुंड जो रह रहा था, ए बैंड, कबीला जिसे कहते हैं, आपस के झगड़ों से त्रस्त होकर, कोई सुलझाने वाला नहीं था, अतः सबने मिलकर आपस में एक समझौता किया कि चलो राजा बनाया जाए। तो एक राजा बनाया, मतलब चुना। फिर राजा से समझौता किया कि आप राज्य करें हमारे ऊपर, यानी हम आपको अपने अधिकार समर्पित करते हैं, आप बदले में हमें हमारे राइट्स इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करके दे दीजिए। लॉक का समझौता है ये, जॉन लॉक का, कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी में, पॉलिटिकल साइंस। तीसरा समझौता और विद्वान मानते हैं कि राजा ने कहा कि इसके बदले मुझे क्या मिलेगा, तो कर दीजिए आप लोग हमें टैक्स। इससे पहले हॉब्स के समझौते का सिद्धांत था। हॉब्स मानते हैं कि सबने मिलकर समझौता करके, सबने मिलकर राजा से एक समझौता किया, एक ही समझौता है
एक समझौता किया कि हम अपने अधिकार आपको देते हैं, यहाँ तक कि जीवन का अधिकार भी, और आप हमें मृत्युदंड दे सकते हैं, लेकिन बराए मेहरबानी हमारे झगड़े सुलझाइए। मैं बहुत सरल भाषा में बता रहा हूँ। तो राजा ने स्वीकार कर लिया, बात खत्म हो गई। हॉब्स, क्योंकि हॉब्स मानते हैं कि आदमी स्वभाव से झगड़ालू है, लेकिन लॉक ने कहा कि इतना झगड़ालू भी नहीं है, नोबल सवेज है, सवेज तो है बट नोबल सवेज है। तो वो जब समझौते कर सकता है तो इतना झगड़ालू और जंगली भी नहीं है। पहले उन्होंने आपस में समझौता किया होगा कि चलो राजा बनाया जाए। तब जो जो कंसेप्ट आती है, ध्यान देना बच्चे, तब जो कंसेप्ट आती है ध्यान में, अब क्या स्थिति बनी, अगले ही दिन से जो जो स्थिति पैदा हुई, यानी लोगों में एक राज भय पैदा हुआ, लोगों में एक अधिकारहीनता का भाव पैदा हुआ कि मैंने अपने सारे अधिकार समर्पित कर दिए हैं किसी को, और उसको हम राजा कहते हैं, किंग कहते हैं, सुल्तान या बादशाह कहते हैं, उसको समर्पित कर दिए हैं। ये भाव आया तो लोगों को बड़ा खाली खाली सा लगा, इसलिए अपराध कम हो गए। क्योंकि जब भरा भरा लगता है तो हम घमंडी होते हैं, तो अपराध करते हैं। जब खाली खाली सा लगा तो अपराध भी कम हुए, राजा का इकबाल कायम हो गया। आम जनता आज पता नहीं क्या क्या देखती है, मुझे आश्चर्य होता है। थोड़ा विषय से हट के बात कर रहे हैं। लोग 15 लाख के पीछे पड़े हैं, इस चीज़ के उस चीज़ के पीछे पड़े हैं। आपको आउटपुट देखना चाहिए। मैं किसी पार्टी का समर्थक नहीं हूं, मैं पहले ही बता दूं। ना मैं आपिया हूं, ना मैं सपाई हूं, ना बसपाई हूं, और ना भाजपाई हूं, और ना कोई सा आई हूं, ना उई हूं। मैं गवर्नेंस को एनालाइज करता हूं। एक सरकारी अधिकारी इतने लंबे समय तक रहा हूं, तो पार्टियों में मेरा विश्वास नहीं है। मैं किसी राजनीतिक दल के चरण चुंबन नहीं करता। अब सुनिए हमारी बात। नॉर्मली एक युग था, एक सरकार का शासन था, जब चारों ओर बड़ा ही असुरक्षा का वातावरण था उत्तर प्रदेश में। गाजियाबाद में कहीं ये गिरोह टूट पड़ रहा है, कहीं ये वो गिरोह टूट पड़ रहा है, कहीं सरेआम डकैती हो जा रही, कहीं लूटपाट हो जा रही, क्राइम रिकॉर्ड गवाह है। थाने तक सुरक्षित नहीं थे, थानों के अंदर नेता घुसे पड़े आ रहे थे और धमका रहे थे। मेरे पत्नी के बहुत छोटे भाई, हमारे बच्चे जैसे, इंस्पेक्टर थे मेरठ में। क्राइम के बारे में हमें पता है, वो आजकल पूरब में तैनात हैं, ईस्ट में। तो हमें तो अंदरूनी बातें भी पता हैं। इंस्पेक्टर से लेकर डीआईजी तक हमारे परिवार में हैं, और डीजीपी भी हमारे निकटतम रिश्तेदार रहे हैं, महेश चंद्र द्विवेदी जी, और आईजी सीआईडी हरप्रसाद शुक्ला जी साड़ू भाई रहे हैं। तो मैं तो सामाजिक शोध इन सब के माध्यम से करता रहा हूं, तो मुझे पता है कि किन सरकारों में अपराध बढ़ते थे और अब जो है वो स्थिति नहीं है। राम मंदिर कोई मुद्दा नहीं है मेरे लिए, कम से कम। राम तो मेरे घर में विराजमान है, मेरे हृदय में विराजमान है, मेरी दीवार पर उनका चित्र लगा हुआ है, बस मेरे लिए इतना काफ़ी है। मेरे लिए वो कोई मुद्दा नहीं। मैं सरकार को तौलता नहीं हूँ इस पर। मैं एक बात से तौलता हूँ, नागरिक सुविधाएं मिल रही हैं, बिजली 24 घंटे लगभग आ रही है, सड़क पर निकलते ही क्राइम नहीं है। यहीं इसी कोचिंग में बच्चों ने गवाह हैं बच्चे कि सड़क पर निकलते हुए महिलाओं की चेन छिन जाया करती थी किसी सरकार के राज में। वो स्थिति नहीं है। लॉक का समझौता यही है कि हम अपने अधिकार आपको समर्पित करते हैं, आप मेरी रक्षा कीजिए। हॉब्स का भी यही है, बस लॉक में थोड़ा कर देने की बात और कही गई है, और एक प्रथम समझौते की और बात। तो समझौते से राज्य उत्पन्न होता है। स्टेट वो भी है जबकि लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल शून्य है, सड़क पर रोड होल्ड अप होते हैं, कुछ लोग जो हैं बहुत जल्दी दबंग हो जाते हैं, अपनी गाड़ियों पर जाति का नाम लिख के घूमने लगते हैं, लोगों को लूटपाट करते हैं, उनको कोई पकड़ता भी नहीं है। मुख्यमंत्री जी के नाम पर 3 ट्रक पास होते हैं चेकपोस्ट से, और धड़ल्ले से चिल्लाते हुए, नारे लगाते हुए, टोपियां पहने हुए, रंग बिरंगी नहीं, एक ही रंग की, निकलते हैं। और जब चेकपोस्ट के अधिकारी रोकते हैं तो 11 अधिकारी, उस कर्मचारी सस्पेंड हो जाते हैं।
आगरा की सैया चेक पोस्ट पर ये स्थितियां खराब हैं। ये नहीं होना चाहिए। राज्य का ये कर्तव्य नहीं है। यहां राज्य हमें अधिकार दे ही नहीं रहा। तो ये बात बिल्कुल सत्य है कि राज्य अधिकार नहीं देता है। राज्य का निर्माण होता है, इसके बाद राज्य चुप, राज्य का काम खत्म। राज्य का निर्माण हो गया, राज्य का काम खत्म। अब किसका काम शुरू? अब काम जो शुरू होता है वो शुरू होता है सरकार का, जिसको कि लगभग उसी प्रकार से स्टेट के रूप में डिफाइन किया गया है संविधान के अनुच्छेद 12 में। तो राज्य कभी अधिकार नहीं देते हैं, उन्हें मान्यता देते हैं। राज्य अधिकारों को मान्यता इसलिए देता है कि राज्य के साथ समझौता ही यही हुआ है कि हम अपने अधिकार आपको समर्पित करते हैं, अब आप हमारे अधिकार हमें वापस करिए इक्वालिटी के आधार पर। तो एक नए अधिकार हमें प्राप्त होते हैं। जो हम अधिकार समर्पित करते हैं वो प्राकृतिक अधिकार होते हैं। बेटा ये सेंटेंस मेरा ध्यान देना, मैंने प्रश्न दोबारा खोल लिया है मोबाइल में। ये जो हम समर्पित करते हैं वो प्राकृतिक अधिकार और मानवाधिकार होते हैं, और राज्य जो हमें अधिकार देता है वो होते हैं मूल अधिकार। अभी हमने कहा राज्य अधिकार नहीं देता है, यहां मैं राज्य उस सेंस में इस्तेमाल कर रहा हूं जो हमारी विधायिका हमें अधिकार देती है, उस सेंस में राज्य। क्योंकि राज्य की परिभाषा हमारे यहाँ राज्य विधानमंडल, केंद्रीय विधानमंडल, नगर पालिकाएं और ग्राम पंचायतें यानी स्थानीय संस्थाएं और अन्य प्राधिकारी हैं। तो इस सेंस मैंने राज्य का प्रयोग किया है। तो जो अधिकार हमें हमारे संविधान में मिलते हैं, अब हम संविधान नया वर्ड यूज कर रहे हैं कि हमारा संविधान जो हमें अधिकार देता है वो होते हैं मौलिक अधिकार। जन्म लेते ही जो हमें प्राप्त होते हैं वो क्या होते हैं? प्राकृतिक अधिकार, जीने का अधिकार, चलने फिरने का अधिकार, पानी पीने का अधिकार, भोजन करने का अधिकार, जीवित रहने का अधिकार, ये सब प्राकृतिक अधिकार हैं। फिर आते हैं मानवाधिकार, उससे कम मानवाधिकार हैं। 30 मानवाधिकार आप पढ़ लीजिए पूरे संयुक्त राष्ट्र संघ के, वो है मानवाधिकार। फिर इसके बाद जब देने की नौबत आती है तो जो संविधान हमें देता है, अब मैं राज्य नहीं कहूँगा, तो जो संविधान हमें देता है वो होते हैं मूल अधिकार। मूल अधिकार किसी देश की संस्कृति, किसी देश के समाज, किसी देश की विरासत के आधार पर दिए जाते हैं। अमेरिका के मूल अधिकार अलग हैं, एक बार पढ़ लो समझ में आएगा। उसके साथ में संविधान संशोधन जरूर पढ़ना, क्योंकि संविधान तो बहुत छोटा है अमेरिका का, लेकिन संशोधन बहुत ज़्यादा है, और संशोधन प्रायः मूल अधिकारों पर ही होते हैं। तो जैसे तलाशी नहीं ले सकते, गन रखने का अधिकार वगैरह, कुछ विचित्र विचित्र मूल अधिकार है जो हमारे देश में तो हम सोच भी नहीं सकते। तो संविधान देता है मूल अधिकार, यही अधिकार है। तो राज्य कभी अधिकार नहीं देता, केवल मान्यता देता है, क्योंकि मान्यता देने के लिए ही तो वो बना है। निर्माण किस लिए हुआ? अब इसके बाद सरकार कभी अधिकार नहीं देती। हाँ बिल्कुल ठीक है, संरक्षण देती है। सरकार अधिकार देने के लिए है ही नहीं। सरकार का मतलब कार्यांग, सरकार का मतलब लोक प्रशासन, सरकार का अर्थ द एग्जीक्यूटिव, कार्यपालिका। वो देने वाला कौन होता है? देने वाली तो विधायिका है। तो इसलिए सरकार उसका संरक्षण करती है, दे आर द एग्जीक्यूटिव। अब तो अधिकार आए कहाँ से? अनुच्छेद 13 संविधान का कहता है कि अधिकारों का मूल जो है, लॉ का मूल, अधिकार का नहीं, कानून का मूल जो है हमारी सामाजिक परंपराओं में, ट्रेडिशंस, कस्टम्स एंड मोर्स एटसेट्रा, इन सब में है, हमारी परंपराओं में। अभी माननीय न्यायालय ने जो सबरीमाला केस में कहा है, वो मुझे, अब माननीय न्यायालय की मैं अवमानना नहीं कर सकता, मैं क्षमा चाहता हूँ, लेकिन सच बात यह है कि राइट टू इक्वलिटी बड़ा सिद्ध हो गया है, ग्रेटर सिद्ध हो गया है समाज द्वारा दी गई परंपराओं के ऊपर। यानी परंपराओं से ऊपर राइट टू इक्वलिटी, महिला और पुरुष का अधिकार सिद्ध हो गया। जबकि ये पूरा क्षेत्र विशेष और मंदिर और जो वहाँ की परंपराएं, वो ये मानती हैं कि महिलाएं रजस्वला होने के पीरियड में मंदिर में प्रवेश करती हैं तो वो एक तरह से अपवित्र होती हैं, और ऐसे आपके शरीर से कोई स्राव बह रहा हो तो आप क्या पूजा करना पसंद करेंगी? कोई महिला नहीं करेगी पसंद। मेरे ख्याल से कोई भी महिला रजस्वला होने की स्थिति में, मासिक धर्म से होने की स्थिति में पैड लगाए हुए मंदिर में नहीं जाएगी। ये बात आपको स्वयं सोचनी चाहिए। माननीय न्यायालय ने पता नहीं किस कारण से ऐसा नहीं सोचा, हालांकि एक जज ने विसम्मत निर्णय दिया था, किंतु इस बार अभी बहुत सारे फैसले ऐसे हुए हैं जो मेरी तुच्छ बुद्धि में नहीं आ पाए हैं,
शायद बहुत कम बुद्धि है मेरी इस मामले में। न्यायालय तो न्यायालय है, मानना ही पड़ेगा। जो कुछ कह रहे हैं सब सही कह रहे हैं, जो कहें सरकार वो सही, जो कहें हुजूर वो सही, तो वो सही होगा। लेकिन बहरहाल जो परंपरा है वो ये है, मैक्स वेबर इसी में उलझे रहे, बहुत ज़्यादा उलझे रहे थे। ये परंपरा है कि न्याय विधि से होता है और विधि समाज से आती है। अब जो इस बच्चे ने पूछा है कि अस्पृश्यता समाज की देन है, बेटा अस्पृश्यता अधिकार नहीं है, अस्पृश्यता एक बुराई है। और अस्पृश्यता भी मैं तुम्हें बताऊं कि सबरीमाला जैसे केस की बात मैंने की है, वो उसी प्रकार से थी जो परंपरागत हो गई। कुछ जातियां अनहाइजीनिक कार्य किया करती थीं और करती हैं। आप यदि अभी लेटरिन से आते हैं बिना हाथ धोए और आपका कोई गेस्ट आता है, आप दरवाज़ा खोलते हैं, आपके हाथ गंदे हैं और वो हाथ बढ़ाता है, तो क्या आप हाथ मिलाएंगे? नहीं, आप कहेंगे अभी रुक जाओ मैं ज़रा हाथ साफ कर लूँ, तब हाथ मिलाएंगे। आप नहीं मिलाएंगे। यही अस्पृश्यता है। कुछ जातियां जो गंदगी का कार्य कर रही थी, वो अनहाइजीनिक कार्य होने के कारण उनके शरीर कीटाणुओं और दुर्गंध से भरे हुए होते थे, तो लोग उनको टच नहीं करते थे। ये इसमें कोई अस्वाभाविकता नहीं थी। लेकिन अब वो जातियां जब वो कार्य नहीं कर रही हैं, वो स्वच्छ पेशों में लगी हुई हैं जिनमें कोई गंदगी नहीं है, तब भी उनके साथ अस्पृश्यता का व्यवहार करना गलत है। इसलिए संविधान के अनुच्छेद 17 में इसका निषेध किया गया। ये सामाजिक परंपरा का निषेध नहीं है, ये सामाजिक परंपरा गलत थी। संभवतः सबरीमाला केस में भी माननीय न्यायालय ने यही सोचा होगा कि ये परंपरा गलत थी, महिलाओं को आने देना चाहिए। आजकल वे क्लीन रहती हैं और स्वच्छ रहती हैं, तो उनको आने देना चाहिए। ये टोटली महिलाओं पर ही छोड़ देना चाहिए कि वो उन दिनों में जाएंगी या नहीं जाएंगी, दैट्स ऑल। इसके लिए न तो ये वाला कानून बनना चाहिए न वो वाला कानून बनना चाहिए। तो अस्पृश्यता समाज की देन नहीं है। अस्पृश्यता समाज में व्याप्त एक ऐसी प्रथा या परंपरा थी जो तार्किक नहीं थी, और आज के समय में ये एक बुराई है, क्योंकि पहले 4 वर्ण अपने ही वर्ण का कार्य किया करते थे। यानी जो अस्पृश्य वर्ण है वो अस्पृश्य कार्य ही किया करते थे, अनहाइजीनिक कार्य ही किया करते थे, इसलिए लोग उनको नहीं छूते थे। अब जब कोई भी कार्य कर सकता है, तो ऐसे में अस्पृश्यता जैसी बातें वाहियात हैं, और ये कोई ज़रूरी नहीं। अस्पृश्यता बुराई है, बिल्कुल ठीक बात हुई, बुराई है। समाज अधिकार देता है। देखो इक्वलिटी कहाँ से आई, राइट टू इक्वलिटी और राइट टू लिबर्टी कहाँ से आता है? एक बच्चे को तुम गोद में लो, अगर वो तुम्हें प्यार करता है बच्चा, तुम उसके लिए अजनबी नहीं हो, तुम उसके भाई हो, बहन हो, माता हो, पिता हो, कोई भी नातेदार हो, जिसे वो चाहता है वो पहचानता है, और बच्चा तुम्हारी गोद में बना रहेगा। लेकिन तुम अजनबी हो तो बच्चा छटपटा के अलग हो जाएगा। ये उसका स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार है, ये उसका प्राकृतिक अधिकार है, मानवाधिकार भी है, जो कि अब मौलिक अधिकार बन गया है। संविधान ने दे दिया है कि नहीं, आप उसको कन्फाइन नहीं कर सकते। यू कैन नॉट कन्फाइन ए पर्सन, दिस इज द राइट टू मूव फ्रीली ऑल ओवर द टेरिटरी ऑफ इंडिया। लेकिन हर मौलिक अधिकार के ऊपर युक्त निर्बंधन आरोपित किए जा सकते हैं। कोई व्यक्ति ये कहे मैं तो पड़ोसी घर में कूदूंगा, राइट टू मूव फ्रीली ऑल ओवर द टेरिटरी ऑफ इंडिया, मैं तो पड़ोसी का दरवाज़ा खुलवा के उसके बेडरूम में बैठूंगा, नहीं बैठ सकते। यहां पर लीगल राइट है पड़ोसी का अपने घर के ऊपर, लेकिन फंडामेंटल राइट के ऊपर हावी है। ध्यान देना बच्चे, ये लीगल राइट है हमारा कि मेरी प्रॉपर्टी, ये अब आर्टिकल 300 में चला गया, ये अब उसमें नहीं रहा, मौलिक अधिकार नहीं रहा राइट टू प्रॉपर्टी। ये मेरी प्रॉपर्टी है, मेरा घर है, ये लीगल राइट है। और राइट टू मूव ऑल ओवर द टेरिटरी ऑफ इंडिया जो है, पूरे भारत क्षेत्र में भ्रमण का अधिकार किसी का भी फंडामेंटल राइट है। तो कोई भी कहे मैं आपके घर में अंदर घुसूंगा, मैं नहीं घुसने दूंगा, पीटूंगा और तबीयत से उसको, और न्यायालय भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ेगा। अब न्यायालय भी कहेगा बिल्कुल ठीक पीटा। अब यहाँ पर ये लीगल राइट जो है संपत्ति का अधिकार, लेकिन सच बात ये, इस संपत्ति के अधिकार के पीछे एक मौलिक अधिकार है, राइट टू लिव विद डिग्निटी। यदि मेरा पड़ोसी मेरे घर में कूद के आता है और मेरे यहाँ अपमानजनक बातें करता है या नहीं भी करता, मेरी प्राइवेसी में दखल देता है, तो राइट टू प्राइवेसी मेरा मौलिक अधिकार है। तो एक मौलिक अधिकार दूसरे को हनन कर रहा है। ये सब अधिकार समाज ही तो दे रहा है। निजता क्या है, एकांतता क्या है, समाज द्वारा दिया गया अधिकार है। कोई भी मेरे कमरे में झांकने लगे बाहर से दरवाजे, तो मैं उससे कहूँगा रुको अभी मैं बिजी हूँ, फिर मैं बाहर जाऊँगा, उससे बात करूँगा, अगर लाने लायक होगा तो ड्राइंग रूम खोलूँगा। ये निजता है, समाज ने ही तो दी है। तो समाज अधिकार देता है, इसमें कोई दो राय नहीं।
कंफ्यूज मत हो। बुराइयां जो हैं ये अधिकार नहीं है, कदापि अधिकार नहीं है, ना मात्र को अधिकार नहीं है। तो इसीलिए मैंने तुम्हें प्राकृतिक अधिकार, मानवाधिकार और मौलिक अधिकार में अंतर बताया। चौथा अधिकार मैंने बताया लीगल राइट, जो कि मौलिक अधिकार नहीं है, जैसे कि संपत्ति का अधिकार। ये मौलिक अधिकार नहीं है, इसको हटा दिया गया है 44वें संविधान संशोधन द्वारा। जनता सरकार ने एक नेक काम करके इसको हटा दिया और ये अब जो है केवल लीगल राइट है। लीगल राइट में एक अच्छाई है और कुछ बुराई है। बुराई ये है कि सीधे सुप्रीम कोर्ट में हम नहीं जा सकते। अच्छाई ये है कि हम एसडीएम कोर्ट से ही न्याय प्राप्त कर सकते हैं। एसडीएम कोर्ट से हम इंजंक्शन प्राप्त कर सकते हैं, जो 5 रिटों के अलावा है और उससे भी बड़ा हो जाता है। 5 रिटें जो परमादेश, अधिकार परीक्षा यानी मैंडामस और सर्टियोरारी को वारंटो, हैबियस कॉर्पस आदि हैं, उत्प्रेषण, ये सब हैं। तो इनके अलावा एक इंजंक्शन है जिसे आप लोग कॉमन लैंग्वेज में कहते हो स्टे। तो ये स्टे हम एसडीएम के कोर्ट से भी ला सकते हैं। अगर लीगल राइट है तो एसडीएम इंजंक्शन दे देगा, स्टे दे देगा, और वो बरसों चल सकता है। कोई तुम्हारी प्रॉपर्टी पर मकान बना रहा हो, तुम स्टे ले सकते हो, लीगल राइट। तुम सीधे सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय नहीं जा सकते, क्योंकि उसके लिए जरूरी है कि फंडामेंटल राइट का इन्फ्रिंजमेंट हो रहा हो कहीं ना कहीं। लीगल राइट्स जो होते हैं छोटे होते हैं, इसलिए छोटे कोर्ट भी इन पर फैसला दे सकते हैं, छोटे कोर्ट भी रोक टोक कर सकते हैं और न्याय दे सकते हैं। जल्दी न्याय मिल सकता है, त्वरित न्याय मिल सकता है। हालांकि त्वरित न्याय उच्च कोर्ट से ज़्यादा मिलता है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से, क्योंकि ऐसे केसेस की संख्या कम होती है। और छोटे कोर्ट में, मुंसिफी में या सिविल जज की अदालत में, इन सब में कोर्ट केस की संख्या बहुत ज़्यादा होती है। आपका 15 साल में नंबर आएगा। इसीलिए रिट का प्रोविज़न बनाया गया, समादेश का, कि आप सीधे न्यायालय जा सकें, उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय, लेकिन केवल तब जब मूल अधिकार का हनन हो रहा हो। एक बार मूल अधिकार सारे पढ़ लो। 15-16 बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो आजकल चर्चा में भी हैं सवर्णों के आरक्षण के ऊपर, इनको पढ़ लो। तो राज्य अधिकार का केवल संरक्षण करता है, वो अधिकार का केवल समर्थन करता है, और जो वो है सरकार जो है वो कार्यांग है, एग्जीक्यूट करती है। यानी जब अधिकार संविधान दे देता है तो उनको लागू करती है, उनकी रक्षा करती है। बनाने का कार्य कौन करता है? संविधान करता है। संविधान बनाता कैसे है? विधायिका के माध्यम से बनाता है। कार्यपालिका रक्षा करती है, और न्यायालय क्या करता है? इंटरप्रेट करता है, व्याख्या करता है। तीनों का काम क्लियर हो गया ना। विधायिका ने विधि बनाई, संविधान बनाया, इसके बाद न्यायपालिका विश्लेषण करने के लिए है, उसका निर्वचन करने के लिए, इंटरप्रिटेशन करने के लिए, कार्यपालिका उसको लागू करने के लिए। समाज से अधिकार निकल के आते हैं सामने, और सामाजिक बुराइयां जिन्हें आज हम कहते हैं, अगर वो बुराइयां हैं तो वो अधिकार नहीं है, वो दोष है। तो दोष दूर करने का काम, रेक्टिफिकेशन ऑफ मिस्टेक्स, दिस इज द फंक्शन ऑफ कोर्ट, न्यायालय का कार्य है। न्यायालय उसको हटा देगा, दूर कर देगा। संभवतः सबरीमाला केस में यही अस्पृश्यता वाली बात को ही उन्होंने लिया है, इसी के आधार पर उन्होंने इसको अवैध घोषित किया है। उस क्षेत्र की परंपरा है, इसलिए। एक और बात है, ये सार्वभौमिक परंपरा नहीं है। सारे मंदिरों में रजस्वला उम्र की महिलाओं का, यानी रिप्रोडक्टिव एज की महिलाओं का प्रवेश वर्जित नहीं है। तो केवल एक ही मंदिर में क्यों हो? राइट टू इक्वलिटी खिलाफ भी होता है। इसलिए माननीय न्यायालय का निर्णय जस्टिफाइड लगता है। कई विचार हैं अलग अलग वो लगता है। तो आज मैंने सोचा कि मैं ये डिस्कस करूं, जिससे कि थोड़ा विचार मंथन हो, विचार जागरण हो। गॉड ब्लेस यू।